जगुआर एयरक्राफ्ट्स को बेस्ड करके भारत अभी एक स्वार्म ड्रोन सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश करने वाला है। अस्त्र मिसाइल वर्तमान के सभी बीबीआर मिसाइल में से मिट्योर मिसाइल और एमराम मिसाइल को छोड़ के बाकी सभी मिसाइल को रेंज और प्राइस के सेगमेंट में पीछे छोड़ने वाला है। लद्दाख में चाइना को अभी किस वजह से अपने ट्रूप्स को फॉरवर्ड एरिया में से हर दिन रोटेट करना पड़ने लगा है और भारत को ब्रह्मोस मिसाइल को एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ दिन और इंतजार करना क्यों पड़ सकता है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट स्वार्म ड्रोन सिस्टम को लेके। अब सबको पता होगा कि भारत अभी स्वार्म ड्रोन्स को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है और हाल ही में ही आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हुई लड़ाई के दौरान भी मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन्स की अहमियत का पता लग चुका था। चाइना भी अभी ऐसे सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है जिनको वो लद्दाख और इंडो चाइना बॉर्डर में डिप्लॉय कर सकता है। भारत की तरफ से भी ऐसे ही सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है और इसके लिए अभी एक जगुआर एयरक्राफ्ट को डेमो एयरक्राफ्ट के तौर पर लिया गया और इसको एक मदरशिप के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि अपने साथ एक ही बार में 24 ड्रोन को कैरी कर सकता है और इनको लॉन्च भी कर सकता है, जिससे हम 24 इंडिविजुअल टारगेट को निशाना बना सकते हैं। इसको डेवलप करने के लिए अभी इंडियन एयरफोर्स, एचएएल और 2 इंडियन स्टार्टअप कंपनी मिलकर काम कर रहे हैं। हमारी सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स की तरफ से इसके लिए एआई सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है, जो कि मेनली इसकी टारगेट एक्विजिशन कैपेसिटी को लेकर डेवलप किया जा रहा है। अभी ऐसे 4 पैरेलल सिस्टम को बनाया जा रहा है और ये आने वाले 4 साल के अंदर कंप्लीट होने वाले हैं। अभी के प्लान के मुताबिक इसमें हमारे जगुआर एयरक्राफ्ट को एक मदरशिप के तौर पर यूज किया जाएगा, जिसमें 4 पॉड्स रहेंगे और हर पॉड में 6 ड्रोन को कैरी किया जाएगा और लॉन्च होने के बाद ये ऑटोनोमसली ऑपरेट कर सकेंगे। इसके लिए अभी स्पेशली वेरी हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स को भी डेवलप किया जा रहा है, जिनको 70,000 फीट के डिस्टेंस से या फिर उससे ज्यादा दूरी से भी लॉन्च किया जा सकता है। अभी किए गए प्रोजेक्शन के मुताबिक इसमें 1000 करोड़ तक इन्वेस्ट करने का प्लान किया गया और ये शायद अब तक का सबसे कॉस्ट इफेक्टिव प्रोजेक्ट होने वाला है। अभी बात आप सब जानते हैं कि चाइना के पास हमारे मुकाबले बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जिनको चाइना की तरफ से इंडो चाइना बॉर्डर में तैनात किया गया है। ऐसे में हम इन ड्रोन्स की मदद से चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम पर सीधे हमला कर सकते हैं, साथ ही चाइना या फिर पाकिस्तान की हाई वैल्यू टारगेट के ऊपर भी इनकी मदद से स्ट्राइक कर सकते हैं। अगला अपडेट अस्त्र मिसाइल को लेके। आप सब जानते हैं कि भारत की SU-30 MKI में अभी अस्त्र मिसाइल को इंटीग्रेट करने के लिए क्लियरेंस दिया जा चुका है और आगे चल के इसको तेजस में और MiG-29 में भी इस्तेमाल किया जाएगा। अभी कुछ टॉप डिफेंस ब्लॉग की तरफ से एक रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि अस्त्र मिसाइल अभी दुनिया भर की तमाम बीबीआर मिसाइल के सामने कहां खड़ा होता है। सबसे पहले अगर इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे R-77 मिसाइल की बात करें तो इनका रेंज 80 से लेकर 100 किलोमीटर तक है और इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी यूनिट कॉस्ट $1.2 मिलियन के आसपास है। मिट्योर मिसाइल की बात करें तो इसका ओरिजिनल रेंज क्लासिफाइड है, पर सभी बीबीआर मिसाइल के मुकाबले इसको सबसे बेहतरीन मिसाइल कहा जाता है। लेकिन इसकी कॉस्ट की बात करें तो ये भी सभी बीबीआर मिसाइल के मुकाबले लगभग 2 गुना ज्यादा है और इसकी यूनिट कॉस्ट $2.9 मिलियन के आसपास है। माइका मिसाइल की बात करें तो इसका रेंज 80 किलोमीटर तक बताया जाता है, लेकिन इसका प्राइस लगभग $1.9 मिलियन है। डबे मिसाइल की बात करें तो इसका रेंज 50 से लेकर 60 किलोमीटर है और इनकी प्राइस की बात करें तो इनकी यूनिट कॉस्ट $1.2 मिलियन के आसपास है, जो कि इसकी रेंज के हिसाब से काफी महंगा लगता है। अब अंत में एमराम मिसाइल की बात करें तो इसकी C5 वेरिएंट की रेंज 105 किलोमीटर और C8 वेरिएंट, जिसको एमराम डी मिसाइल कहा जाता है, उसकी रेंज 160 किलोमीटर है और इनकी प्राइस की बात करें तो इनका यूनिट कॉस्ट $1.3 मिलियन से लेकर $1.9 मिलियन तक हो सकता है। अगर इन सभी मिसाइल की प्राइस और इनकी रेंज को लेकर हम अस्त्र मिसाइल के साथ कंपेयर करेंगे तो अस्त्र मिसाइल की रेंज ऑलमोस्ट 110 किलोमीटर है और इसकी यूनिट कॉस्ट की बात करें तो ये हमें $1.1 मिलियन के आसपास पड़ने वाले। यानी कि अगर सिर्फ रेंज की बात करें तो एमराम डी मिसाइल और मिट्योर मिसाइल को छोड़ के अस्त्र मिसाइल बाकी सभी मिसाइल के मुकाबले बेहतर है और प्राइस के हिसाब से भी हमको सभी मिसाइल के मुकाबले सस्ता ही पड़ने वाला है। और अभी ये जो कॉस्ट है ये आगे चल के और भी कम होने वाला है, क्योंकि जब इनकी मास प्रोडक्शन शुरू किया जाएगा तो इसका यूनिट कॉस्ट 5% से लेकर 10% तक नीचे जा सकता है। अगला अपडेट INS विक्रांत को लेके। आप सब जानते हैं कि INS विक्रांत भारत का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर बनने वाला है और दिसंबर से इसकी सी ट्रायल शुरू होने का प्लान किया गया था।
वैसे अब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन चाइनीज रायते की फैलने की वजह से इसमें फिर से डिले हो चुका है। कल कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक INS विक्रांत की बेसिन ट्रायल को भी सफलता के साथ कंप्लीट किया जा चुका है, जो कि मेनली शिप्स को फुली लोडेड कंडीशन में पानी में उतार के टेस्ट किया जाता है और इस दौरान इसके सभी मेजर सिस्टम और सब सिस्टम इसमें मौजूद रहते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन था, जिसके बाद सी ट्रायल को शुरू किया जाएगा। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से बताया गया कि वो 2021 की पहले हाफ में ही इसकी सी ट्रायल को शुरू करना चाहते हैं। अभी की गई बेसिन ट्रायल के दौरान INS विक्रांत की 4 गैस टर्बाइन इंजन, गियर बॉक्स, सैप्टिंग सिस्टम, प्रोपेलर्स और उनकी इंटीग्रेटेड कंट्रोल सिस्टम को टेस्ट किया गया था। इस टेस्ट को सदर्न नवल कमांड के चीफ वाइस एडमिरल AK चावला और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के चेयरमैन की निगरानी में की गई थी। यह भी हमारी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन भी बनने वाला है, क्योंकि INS विक्रांत को बनाने के लिए ऑलमोस्ट 75% के आसपास इंडिजिनस सिस्टम और मेटेरियल का इस्तेमाल किया गया है और इसको बनाने के लिए भी 50 से ज्यादा इंडियन कंपनियों को इन्वॉल्व किया गया था, जिसमें ऑलमोस्ट 40,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला था। अगला अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल को लेके। आज एक बार फिर से भारत की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल का एक और टेस्ट को कंडक्ट किया गया है। ये ब्रह्मोस मिसाइल का नेवल वेरिएंट था, जिसे आज इंडियन नेवी की INS रणविजय से लगभग 9:25 के आसपास फायर किया गया था। इस मिसाइल की रेंज ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर था और इस टेस्ट के दौरान सेट किए गए टारगेट को मिसाइल ने पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट किया था। इसी के साथ ही ब्रह्मोस मिसाइल को लेके एक और अपडेट है और ये अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सपोर्ट को लेके है। अब सबको पता होगा कि भारत अभी ब्रह्मोस मिसाइल को फिलीपींस को एक्सपोर्ट करने वाला था और फिलीपींस अभी ब्रह्मोस मिसाइल का पहला एक्सपोर्ट कस्टमर बनने वाला था, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि भारत को ब्रह्मोस मिसाइल को एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ और दिन इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि फिलीपींस की तरफ से अभी ये बताया गया है कि हालांकि अभी ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए भारत के साथ उनकी बातचीत एडवांस स्टेज में आ चुकी है, लेकिन अभी चाइनीज रायते की फैलने की वजह से उनके बजट के ऊपर इसका काफी बुरा असर पड़ा है और असल में उनको अभी फंड्स को लेकर दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अब भारत की तरफ से अभी फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए एक लाइन ऑफ क्रेडिट को भी ऑफर किया गया था, लेकिन फिलीपींस का कहना है उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अभी इतना ठीक नहीं है, जिस वजह से वो अभी लोन लेना नहीं चाहते हैं। हालांकि भारत अभी लगभग $100 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट को उनको ऑफर कर रहा है, लेकिन उनका कहना यह है कि अगर उनको किसी भी वेपन सिस्टम को खरीदना है तो उसके लिए सीधे पेमेंट करने का प्लान कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी भारत को ब्रह्मोस मिसाइल को एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ दिन और इंतजार करना पड़ सकता है। अगला अपडेट DRDO की तरफ से। भारत और चाइना के बीच चल रही बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट के दौरान DRDO की तरफ से भी अपने 2 लैब्स को मर्ज करने का प्लान किया गया है और इन दोनों को मर्ज करके जिस सिंगल लैब को क्रिएट किया गया है उसको मेनली भारत, चाइना और भारत पाकिस्तान की बॉर्डर में टेरेन और एवेलेंचेस के बारे में स्टडी करने के लिए तैयार किया गया है। इस नए लैब का नाम डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक्स रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट रखा गया है और ये अभी आगे चल के हिमालयन रीजन में जो टेरेन है और एवेलांचेस होती है उसके बारे में रिसर्च और स्टडी करने वाली है, क्योंकि हर साल हमारे जवानों को एवेलांचेस का सामना करना पड़ता है और हम हर साल कई जवानों को इसी वजह से खो देते हैं। अभी जो 2 लैब्स को मर्ज करने का प्लान किया गया था उनमें से एक मनाली बेस्ड स्नो एंड एवेलांचेस स्टडी एस्टेब्लिशमेंट यानी कि SASE है और दूसरा दिल्ली की डिफेंस टेरेन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी कि DTRL है। SASE की तरफ से अभी भारत के ऑलमोस्ट 3000 से ज्यादा लोकेशन में एवेलांचेस को लेकर स्टडी किया जा रहा था और DTRL की तरफ से अभी हमारे आर्म फोर्सेस की तरफ से जितने भी लोकेशन में डिप्लॉयमेंट किया गया है उन सभी टेरेन के बारे में स्टडी किया जा रहा था, लेकिन अभी इनको आपस में मर्ज करना एक ब्रॉड लेवल के रिफॉर्म को नजर में रखकर किया जा रहा है। अगला अपडेट भारत और चाइना को लेके। आप सब जानते हैं कि अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में भारत और चाइना दोनों ही तरफ से काफी बड़ी मात्रा में ट्रूप्स को डिप्लॉय करके रखा गया है, लेकिन जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है ठीक वैसे वैसे चाइना को यहाँ पर डिप्लॉयमेंट करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी न्यूज की तरफ से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक पीपल लिबरेशन आर्मी के ट्रूप्स अभी लद्दाख में बढ़ रही ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से चाइना की तरफ से अभी रेगुलर बेसिस पर हर दिन उनके ट्रूप्स को फॉरवर्ड एरिया से रोटेट किया जा रहा है। जबकि अगर भारत की बात करें तो हमारे ट्रूप्स सेम एरिया में लंबे समय तक रह सकते हैं और ऐसा नहीं कि हमारे ट्रूप्स को भी रोटेट नहीं किया जा रहा है, पर अगर चाइना के साथ कंपेयर किया जाए तो उनके मुकाबले हमारे सोल्जर ज्यादा समय तक वहां पे सस्टेन कर रहे हैं। अब ये सिस्टम मेनली हायर अल्टीट्यूड वाले एरिया में देखने को मिल रहा है और जितने भी स्ट्रेटेजिक हाइट हैं उस एरिया में ऑपरेट करते वक्त पीपल लिबरेशन आर्मी के ट्रूप्स को दिक्कत आ रही है और वो ज्यादा समय तक वहां पर सर्विस नहीं कर पा रहे।
चाइना की तरफ से अभी ऑलमोस्ट 60,000 के आसपास ट्रूप्स को यहाँ पे डिप्लॉय करके रखा गया है और जब तक भारत और चाइना के बीच डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को लेके कोई प्रॉपर सोल्यूशन को यहाँ पे नहीं निकाला जाता है तब तक ये डिप्लॉयड रहने वाले हैं। अब भारत की सोल्जर्स की बात करें तो उनको पहले से ही लद्दाख के विंटर का अनुभव है, जिस वजह से हमें कोई खास दिक्कत नहीं हो रहा है। हाँ, जो मेन प्रॉब्लम था वो लॉजिस्टिक इशू को लेकर था, जो कि अभी काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो चुकी है। लेकिन अगर चाइना की ट्रूप्स की बात करें तो उनको ऐसे टेम्परेचर में रहने का कोई खास अनुभव नहीं था, जिस वजह से उनको अभी काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अगला अपडेट नाविक सिस्टम को लेके है। आप सब इसके बारे में जानते हैं कि नाविक हमारा देसी जीपीएस सिस्टम है और अभी इसे प्रैक्टिकल यूज में इस्तेमाल करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से लगभग 10 लाख नेविगेबल जीपीएस चिप को डिजाइन और मैन्युफैक्चर करने के लिए टेंडर को फ्लोट किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी की तरफ से अभी एक टेंडर को फ्लोट किया गया था, जिसमें नाविक सिस्टम को इस्तेमाल करने के लिए जीपीएस चिप या नाविक चिप्स को डिजाइन और डेवलप करने के लिए एक आरएफआई को इशू किया गया है। इसमें जीतने वाले कंपनी को भी नाविक सिस्टम के लिए डिजाइन किए गए चिप्स को बड़े मात्रा में सप्लाई करने का ऑर्डर दिया जाएगा और शुरुआती दौर में ऐसे 10 लाख चिप्स को मैन्युफैक्चर करने का ऑर्डर दिया जाएगा। नाविक हमारा देसी जीपीएस सिस्टम है, जिसको हमारी IRNSS सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन के द्वारा गाइड किया जाता है और ये जीपीएस के मुकाबले काफी बेहतर एक्यूरेसी प्रोवाइड करती है। लेकिन जीपीएस एक वर्ल्ड वाइड सिस्टम है, जबकि नाविक की बात करें तो अब ये सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अपनी सर्विस को दे सकता है, जो कि इंडियन यूजर के लिए बिल्कुल सही है। इसके लिए इशू किए गए RFI के लिए अभी 11 जनवरी तक का डेडलाइन दिया गया है और इसकी प्री बिडिंग मीटिंग को अभी 14 दिसंबर को रखने का फैसला किया गया है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।